जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी 2025 के 10th का आप सभी लोगों का अच्छा चल रहा होगा। और देखिए यहाँ जो हमने बायो के जैव प्रक्रम जो चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था, उसके एक क्लास हमने 2 क्लास किए थे पिछले बार, ठीक है। और अभी हम सब उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ आज के क्लास में हम सब समझने का प्रयास करेंगे क्या जैव प्रक्रम का प्रकाश संश्लेषण क्या है, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री कौन कौन सी चीज चाहिए, और साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कैसी होती है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, और प्रकाश संश्लेषण के महत्व, ये सभी चीज जो आप थंबनेल देख रहे हैं, यही सब चीजों का अध्ययन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए आते हैं अपने टॉपिक्स पे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्या सर? प्रकाश संश्लेषण क्या है, यही समझना है सबसे पहले। क्या कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या होती है प्रकाश संश्लेषण। देखिए जीव अपने जीवित रहने के लिए, जैसे पेड़ पौधे, सबसे पहले चीज तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होती है। और जिस तरीके से मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन जो ग्रहण करता, उसी प्रकार पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ठीक है। पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, जिसका सटीक परिभाषा क्या निकलेगा, तो बोलेंगे पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना। किसका सर? ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। समझ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्या? पेड़ पौधे, क्या सर? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित के माध्यम से सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस तरीके से भोजन हमने किया तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिली, उसी प्रकार पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो उसे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। क्या सर? ग्लूकोज चाहिए। इधर ई में से समझने का प्रयास कीजिए। ये रहा सूर्य, ठीक है। सूर्य से सूर्य की प्रकाश लिया, ठीक है, और वातावरण से CO2 लिया पत्ते के द्वारा, और नीचे से जल लिया, और पेड़ पौधे में पर्णहरित की मात्राएं पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश, ये चारों चीज मिलकर के ग्लूकोज का जो संश्लेषण किया उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई होप आप सब लोग प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। क्या सर? कि पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य की प्रकाश में उपस्थित ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे समझने में कोई परेशानी नहीं रहा होगा। एक पॉइंट हमने समझा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स। ये देख लीजिए, ये क्रिया होती है सर प्रकाश संश्लेषण में, ये क्रिया होती है कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस खींचा और खींचने के बाद जमीन से जल लिया और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ली और पत्ते में पर्णहरित था, ये चारों चीज मिलकर के जब पेड़ पौधे ने ग्लूकोज का संश्लेषण किया, उसके बाद पत्ते से ऑक्सीजन गैस मुक्त किए। पत्ते से कौन गैस? ऑक्सीजन गैस मुक्त किया, और वातावरण में संतुलन बनाने में ये काफी लाभदायक साबित हुई। और जल के अपघटन से निकलती है जो CO2, तो वातावरण वायुमंडल से लिया, ठीक है सर। जल भी नीचे से लिया, तो जल H2O समझ सकते हैं आप, इसमें वो ऑक्सीजन है ना, यहाँ ऑक्सीजन, तो जल के अपघटन से भी ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। और साथ में जो CO2 खींच रहे थे, तो ग्लूकोज बनने के बाद जो ऑक्सीजन गैस बचा, ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे कहाँ छोड़ेंगे? वायुमंडल में छोड़ेंगे। ये एक प्रश्न और बनते, प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण रासायनिक
समीकरण कैसे बनते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण क्या है एग्जाम में अगर ये पूछे तो इस समीकरण को भी व्यक्त करना होगा आपको। और व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो CO2 पहले वातावरण से क्या लिया, CO2 लिया, ठीक है। जमीन से क्या लिया, H2O लिया। और साथ में पेड़ पौधे में क्या पाई जाती है, पर्णहरित पाई जाती है। सूर्य से क्या लिया, सूर्य का प्रकाश लिया। और पेड़ पौधे ने बनाया क्या, ग्लूकोज C6H12O6। और साथ में वातावरण में क्या छोड़ा, अर्थात वायुमंडल में पेड़ पौधे के द्वारा क्या छोड़ी गई, तो ऑक्सीजन मुक्त किया गया। ये हमारा समीकरण है, ठीक है। जैसे देखिए समीकरण समझिए, CO2, ठीक है, वायुमंडल से लिया, जड़ से जल लिए, ऊपर लिख देंगे पर्णहरित, नीचे लिख देंगे सूर्य की प्रकाश, बनाया क्या C6H12O6 ग्लूकोज। और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस मुक्त किया। तो ये हमारा क्या प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए इधर 6 और इधर 6 कर दिया गया कि ताकि, और इधर भी 6 कर दिया गया। क्यों किया गया है ऐसा, इसको समझ लीजिए। समीकरण संतुलित करना रासायनिक अर्थात केमिस्ट्री में जो भी समीकरण आएंगे उसको संतुलित करना काफी जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए कार्बन कितने, 1 है, इधर कार्बन कितना, 6 कार्बन है। तो इसीलिए इसको कार्बन को 6 करने के लिए 6 कर दिए। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और 12 और यहाँ भी 6 कर दिया, तो 12 6 18 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 6 है और 6 दूना 12, 12 6 18 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 6 दूना 12, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 12। अर्थात समीकरण हमारा क्या हो चुका, संतुलित हो चुका है। आई होप आप ये भी पॉइंट समझे होंगे। और इसको फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, CO2, फिर जल, फिर सूर्य की प्रकाश, पर्णहरित, बना क्या, ग्लूकोज, और अब वायुमंडल में क्या छूटा, ऑक्सीजन। ये हमारा समीकरण है किस चीजों का, तो प्रकाश संश्लेषण के संपूर्ण रासायनिक समीकरण को व्यक्त करना भी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे, अगले पॉइंट्स पे आते हैं। और अगला पॉइंट्स क्या कहता है कि ये देख लेते हैं, ग्लूकोज। देखिए सर, जब पेड़ पौधे में सिर्फ बचा क्या, ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के दौरान उन्होंने तो ऑक्सीजन गैस मुक्त किया, ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त किया। जब ऑक्सीजन गैस मुक्त किए तो पेड़ पौधे के पास बचा क्या, सिर्फ ग्लूकोज। वह ग्लूकोज का क्या उपयोग करता है पेड़ पौधे, जो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज बचा, उस ग्लूकोज का क्या उपयोग है, तो उसको ऊर्जा के रूप में पेड़ पौधे ने उपयोग किया। और ऊर्जा के बाद क्या किया जाता, शेष ग्लूकोज को, जैसे पेड़ पौधे, जैसे हमारा ही शरीर या आपका ही शरीर की जो खाना हमने खाया, क्या जितनी ऊर्जा हम लिए वो ऊर्जा अगले 12 घंटे में ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी। और जो नहीं होने का रीजन ये बनेगा क्योंकि हमने तो बहुत सारे चीज, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह वगैरह, विटामिन वगैरह खाना खाएं। अब उस खाना खाने के बाद वो पचा, तो जितनी ऊर्जा हमें जरूरत थी तुरंत समाप्ति में वो ऊर्जा समाप्त होगा, और बाकी के ऊर्जा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब रहेंगे। और यह ऊर्जा काम तब आएंगे कि जब हमें भोजन करने में लेट हो, या अगले कई दिनों तक के किसी कारणवश भोजन ना मिले, तो हमारे शरीर में बचे हुए ऊर्जा का ही उपयोग हमारा शरीर करता है। उसी प्रकार जब पेड़ पौधे ने जो ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज का उपयोग तो कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो शेष ग्लूकोज बच गए उसको कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। वो जो शेष ग्लूकोज पेड़ पौधे में जो बचा उसको कार्बोहाइड्रेट बन गया, और यह स्टार्च के रूप में पौधे के विभिन्न भागों में जमा हो जाता है, ठीक है, संचित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम वही बातें बतला रहे हैं कि जितने पेड़ पौधों की ग्लूकोज की आवश्यकता थी, उस ग्लूकोज को अगर वह ज्यादा उत्पादन किया तो जो शेष ग्लूकोज बनेंगे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में संचित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये एक इमेज फिर से लिया गया है सर, क्योंकि ये चीजों को हम भूले ना, क्योंकि ये क्लास स्पेशल प्रकाश संश्लेषण की है। और हम जब प्रकाश संश्लेषण एक बार अगर पढ़ लिए तो हमारे दिमाग से ये शब्द कहीं नहीं जाना चाहिए, इसलिए बार बार इमेजिंग करके प्रयास किया जा रहा है। सूर्य से आई क्या, सूर्य की प्रकाश, ठीक है। और देख लीजिए वातावरण से गया क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से गया क्या, जल, और जमीन अब पेड़ पौधे में पाई जाती है पर्णहरित। और ये सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित, यही सब मिल करके ग्लूकोज का निर्माण किया C6H12O6।
चटनी की तरह एकदम रट जाना है ग्लूकोज को, C6H12O6। और साथ में वायुमंडल में मुक्त हुआ कौन सा? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। और वही ऑक्सीजन जो हम इधर समझाने का प्रयास किए कि वह ऊर्जा उत्पादन के रूप में कार्य करेगा और शेष जो ग्लूकोज बनेंगे जिसे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे अपने विभिन्न अंगों में संचित करेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर अगले पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट्स अब देख लेते हैं सर, ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में, जो स्टार्च के रूप में ऊर्जा एब्जॉर्ब हुआ, वही ऊर्जा जीव जंतु अर्थात हमारे भी शरीर में या बहुत सारे जीव जंतुओं के शरीर में रूपांतरित होता है। और रूपांतरित कैसे होता है जो समझते हैं, जैसे देख लीजिए, जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लिया जाता है। जैसे यहां देखिए वही चीज समझाने का प्रयास किया गया, जैसे ये पेड़ पौधे में जमा हो गया ग्लूकोज, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन। अब ये पेड़ पौधे को अगर डायरेक्ट कोई भी खरगोश हो या हिरन हो या कोई भी जो शाकाहारी जंतुएं हैं, वो उसे अगर भोजन के रूप में किया, तो भोजन के रूप में जैसे ही ग्रहण करेगा तो इसमें जो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा था वह आ जाएगा किसमें? उस जंतु में आ जाएगा वो ऊर्जा, जो स्टार्च पेड़ पौधे में जमे हुए थे वो ऊर्जा उस जंतु में चला आएगा और उसके बाद उस जंतु में उस ऊर्जा का क्या करेगा? उपयोग करेगा। उस ऊर्जा का क्या करेंगे? हम सब उपयोग करेंगे। जैसे लाल साग वगैरह या बहुत सारे जैसे सेब ले लेते हैं, सेब पेड़ में ही फलता है, तो पेड़ में फलने के बाद उसमें भी जो बहुत सारे ऊर्जाएं उसमें जमा होगी और उसको जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और यही चीज समझाया जा रहा है कि जंतुओं के शरीर में जो भी ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लिया जाता, पेड़ पौधे भी उससे निश्चिंत हो गए। ये बात सबसे पहले 1898 ईस्वी में बार्नर्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रम को फोटोसिंथेसिस कहा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया को फोटोसिंथेसिस किसने कहा? तो कौन से? बार्नर्स। ठीक है, और कब कहा? 1898 ईस्वी में ऐसा प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहा गया। ऊर्जा रूपांतरण भी आपके दिमाग में गया होगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए सर? ऊर्जा हमने पढ़ा क्या इस क्लास में? प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रूपांतरण कैसे होती है, और अभी देखने वाले प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री कौन कौन सी चीज चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक हरित लवक में पौधे के पत्ती के पौधे में भोजन का उत्पादन का कारखाना होता है। ये बात सत्य है, कोई भी पेड़ पौधे के पत्ती में ही जो उसके कारखाने होते हैं, भोजन बनता है। पेड़ पौधे के कहाँ? पत्ती में ही, और पत्ती में ही पर्णहरित पाई जाती है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। अभी पत्ती पर फोकस कीजिए, ये दिमाग में चला गया कच्ची सामग्री। ठीक है, अभी हम पत्ती पर फोकस किए, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन करता है। पेड़ पौधे के पत्ते ही ग्लूकोज का क्या करती है? उत्पादन करती है। इस फैक्ट्री में पत्ती में क्लोरोप्लास्ट की प्रमुख मशीनरी है, अर्थात पत्ते में पर्णहरित कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो उपस्थित होता है कहाँ पे? पत्ती में होता है। ठीक है, उसके बाद जो सूर्य के प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। पेड़ पौधे की जो पत्ती है वो सूर्य के जो प्रकाश आएगी उसको ईंधन के रूप में क्या करेगा? उपयोग करेगा। इस फैक्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और साथ में क्या चाहिए? जल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं ऑक्सीजन इससे उत्पादित की जाती है, ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है। सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। पेड़ पौधे के पत्ते से पर्णहरित, सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा लिया, और जमीन से जल लिया, और वायुमंडल से CO2 लिया। ये चार चीज चाहिए प्रकाश संश्लेषण में, ये चार चीज आवश्यक है। और ये चार चीज मिलने के बाद बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद एक और बनेंगे ऑक्सीजन गैस, जो वायुमंडल में छोड़ा जाएगा, मुक्त होगा, उत्पादित होगा। चलिए यही चीज ये कह रहा है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के कच्चे सामग्री भी समझे। चलिए आते हैं यहाँ प्रकाश संश्लेषण। ये है, बार बार हम इमेज इसलिए दे रहे हैं ताकि चीजों को भूले ना। तो प्रकाश संश्लेषण, ये रहा हमारा सूर्य, ठीक है, और सूर्य से मिला क्या? सौर ऊर्जा, और वायुमंडल से मिला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्ती में पाया गया क्लोरोफिल पर्णहरित, और जमीन से लिया गया क्या? जल। और यही चार चीज, सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरित मिल करके पेड़ पौधे के पत्ती में ही ग्लूकोज का निर्माण हुआ, और साथ में ऑक्सीजन
उत्पादित हुआ और यह वायुमंडल में मुक्त हुआ, जो कि पर्यावरण के संतुलन की स्थिति बनाए रखने में काफी लाभदायक सिद्ध होती है। इसीलिए बोला जाता है पेड़ों को हमेशा लगाना चाहिए, पृथ्वी को हरी भरी हमेशा बना करके रखना चाहिए। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण के कच्चे सामग्री सर बहुत अच्छे। अभी आते हैं इधर, इसमें समझते हैं। ये देखिए, ये जो इमेज दिखाई गई है वो हरित लवक की इमेज है, ठीक है। पत्ते को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब जूम करके देखा जाता है तो पत्ते में इस तरीके से हरित लवक नजर आते हैं, अर्थात पत्ते में बहुत सारे छिद्र होते हैं, छिद्र के बावजूद भी उसमें हरित लवक मौजूद होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ ये कुछ भाग है जो जैव प्रक्रम का दिखाया गया। पत्ते की आंतरिक संरचना, जैसे देख लीजिए, ये तो बाह्य संरचना दिखाई गई है। पत्ते को अगर हम सब तोड़ के देखें तो इसके ऊपर का पर्णपटल कहलाता है। ये जो इस तरीके से रेखा दिया रहता है उसको सीरा कहते हैं। और ये बीच में जो मोटा सा लकीर होता है, मोटा सा डंडी जो पेड़ पौधे में होंगे, उसे हम सब मध्य सीरा कहेंगे। और ये पत्ते के आंतरिक भाग है, जो कि पत्ते की आंतरिक भाग का भी जिक्र हम अभी करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा ग्लूकोज का निर्माण, स्टार्च का निर्माण हो जाता है तो पत्ती में भी एक द्वार होते हैं जो बंद होगा और खुलेगा। इसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पत्ते के हरित लवक आप सब समझे और ये पत्ते की बाह्य संरचना समझे। चलिए आगे पढ़ते हैं। पत्ते की आंतरिक संरचना यही चीज है जो अभी हमने बोला कि अभी आपको हम समझाएंगे। तो देखिए, पत्ते की आंतरिक संरचना समझिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में उत्पादित ग्लूकोज का परिवहन तैयार उत्पाद स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में फ्लोएम ऊतक द्वारा पूरे पौधे में किया जाता है। जैसे अभी देखिए, हमने बताया प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे के पत्ते में क्या बनेगा? ग्लूकोज। और वह ग्लूकोज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में पेड़ पौधे में जमे होंगे। और जब जमेगा तो उसे क्या कहा जा रहा है? फ्लोएम के द्वारा वह पेड़ पौधे के पूरे अंग में मतलब पहुंचाया जाएगा। और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होती है। अर्थात पेड़ पौधे में दो, हम सब समझ सकते हैं, दो अंगे इस तरीके से, एक जाइलम होगा और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो है वह जाइलम अर्थात जल है जो पेड़ पौधे के सभी भागों में पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाता है। और फ्लोएम से जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, खनिज लवण होते हैं वो पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाई जाती है। तो ये हमारा जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक हो गए। साथ में देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है? CO2 और O2 आदान प्रदान पत्ती में पाए जाने वाले रंध्रों से होकर संपादित होता है। अर्थात CO2 हो या ऑक्सीजन गैस हो, इसमें है जो वह सिर्फ किसके द्वारा होती है आदान प्रदान? तो पेड़ पौधे में के पत्ती में जो रंध्र होते हैं, अर्थात पत्ती को आप तोड़िए और उसको फाड़ने के बाद जो रेखा रहता है उसी रंध्र के द्वारा क्या किया जाता है? CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किया जाता है। ये देख लीजिए, यही पत्ती को आपको दिखाने का प्रयास किया गया। पत्ती की संरचना, ये जो रेखा है दिया हुआ, ये जो रेखा है, यही जैसे इसको हमने अभी बांटा था कि ये जो मोटा वाला भाग है, ये जो मोटा वाला भाग है इसको हम सब मध्य सिरा कहेंगे। मोटे वाले भाग को मध्य सिरा कहेंगे और साथ में ये जो पतला है इसको सिरा कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो पत्ते की हम सब वर्ण वृत्त है और ये पत्ते का जो नीचे वाला है वो पर्ण आधार है, ठीक है। और ये पत्ते की आंतरिक संरचना, और इधर बनाई गई है पत्ते की आंतरिक संरचना। जैसे हमने अभी जाइलम के बारे में बताया, तो जाइलम से जल का परिवहन पूरे पेड़ पौधे में की जाएगी और फ्लोएम के द्वारा खनिज लवण अर्थात जो भी ग्लूकोज या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में पेड़ पौधे में जमे हैं वह इसके द्वारा अर्थात फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधे के पूरे अंग में पहुंचाई जाती है। चलिए, उसके बाद अभी हम सब और समझने का प्रयास करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। बहुत अच्छा। जिस समय प्रकाश संश्लेषण की घटना घटती है उस समय निम्नलिखित घटनाएं और भी घटित होती है। जैसे पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले हरित लवक सूर्य की प्रकाश के विकिरण से ऊर्जा को अवशोषित करता है। सबसे पहला काम, पेड़ पौधे के जो पत्ती है वह सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। सौर ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। दूसरा काम, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। अर्थात जैसे ही पेड़ पौधे की पत्ती सौर ऊर्जा को, वह विकिरण ऊर्जा को जो जैसे ही वह अवशोषित किया
उसे उसे रासायनिक ऊर्जा में तुरंत बदल देती है पेड़ पौधे की पत्ती। तो यहाँ दो चीज हमेशा याद रखिए कि सूर्य से आने वाले विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करेगा पत्ती, और साथ में पत्ती जो है वह विकिरण ऊर्जा को सौर ऊर्जा में बदलने का काम भी करता है। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज का बनाना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है। 3 पॉइंट्स में हमने समझने का प्रयास किया। आई होप आप भी ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझे होंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, समझने का फिर से हमने प्रयास किया। ये सूर्य लिए, सूर्य के प्रकाश आया, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से विकिरण ऊर्जा आई और उसे पेड़ पौधे की पत्ती विकिरण ऊर्जा को सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किया। अब जैसे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वही रासायनिक समीकरण जो हमने अभी ऊपर किया, CO2 वातावरण से और जमीन से जल लिया और प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया हुई, और यहाँ विकिरण ऊर्जा सौर ऊर्जा और साथ में पेड़ पौधे में पर्णहरित, और ये निर्माण किया क्या, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण किया और ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई। ये इमेज हम सब पीछे अभी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के हमने स्थान देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है। अभी 3 प्रश्न का हम सब क्लियर कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण के स्थान देखते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण पत्ती के मीजोफिल, अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे के पत्ती में सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को अवशोषित किया, वह पत्ती में एक पाई जाती है मीजोफिल। इसको आप नाम कभी मत भूलिएगा। मीजोफिल उत्तकों के खंभ कोशिका में होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे के किस अंग में होती है, तो वह पत्ती के मीजोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए देखते हैं, प्रत्येक खंभ कोशिका में लगभग 300 या अधिक हरित लवक पाई जाती है। अर्थात जो मीजोफिल, उसमें जो प्रत्येक पत्ती में 300 से अधिक, कितने, 300 से अधिक हरित लवक पाए जाते हैं। इन्हें सरलता पूर्वक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। प्रत्येक हरित लवक का व्यास लगभग 4 म्यूमीटर से 6 म्यूमीटर के बीच होता है, परंतु इनकी सूक्ष्म रचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ती है। कुछ नहीं है, बस इसमें यह चीज समझाया जा रहा है कि कहां पे होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तब पेड़ पौधे के पत्ती के मीजोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसमें 300, अर्थात प्रत्येक खंभ कोशिका में 300 से अधिक हरित लवक पाए जाते हैं। और एक हरित लवक की जो आकार हो, अगर वह इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से हम सब देखें तो 4 म्यूमीटर से लेकर 6 म्यूमीटर के बीच होती है। ये स्थान हुआ क्या, प्रकाश संश्लेषण का। जैसे देख लीजिए, इसमें मीजोफिल को आपको दिखाने का प्रयास किया गया। ये रहा पत्ती, ठीक है, पेड़ पौधे के ये क्या है, पत्ते हैं। और इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो ये इस आकार में क्या नजर आती है, मीजोफिल। ये क्या आकार में नजर आती है, मीजोफिल हमें दिखाई पड़ता है इस आकार में, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अब एक प्रश्न बचा कि प्रकाश संश्लेषण, 2 चीज और बाकी है। अभी जो हमने थंबनेल लगाया था उसके अनुसार अभी 2 चीज हमें अध्ययन और करना बाकी रह गया। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे है, जो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो देखिए, इसको सिंपल शब्दों में समझे कि पेड़ पौधे की पत्ती, जैसे सूर्य से आया सूर्य विकिरण सौर ऊर्जा, उसको पेड़ पौधे की पत्ती रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। ये यही कह रहा क्या, कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। पेड़ पौधे की पत्ती सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर दिया, बदल दिया। और वह रासायनिक ऊर्जा पेड़ पौधे में जो उसको भोजन में ग्लूकोज का जरूरत था वो पूरा किया, बाकी शेष बचे ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में जमा कर लिया। पेड़ पौधे क्या कर लिया, स्टार्च के रूप में जमा कर लिया। और जब शाकाहारी जंतु उसे भोजन के साथ ग्रहण करती है, वही पेड़ पौधे को जब वह भोजन में आहार श्रृंखला के रूप में ग्रहण करती है तो ऊर्जा का रूपांतरण होकर के जीव मंडल के सभी उपभोक्ता के जीवों के शरीर में पहुंचता है। जैसे इधर देखिए, ये घास है, ठीक है। अब ये जो घास है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, रासायनिक ऊर्जा स्टार्च के रूप में जमा हुआ और इसको हिरण खाया और हिरण को बाघ खाया। तो इस घास का रासायनिक ऊर्जा पहुंचा हिरण में और हिरण से ऊर्जा पहुंच गई कहाँ, बाघ में पहुंच गई। इस प्रकार ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है। और यही हमारा प्रश्न था। तो चलिए, आई होप आप ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब लास्ट एक चीज हमारे पास बचा है सर, प्रकाश संश्लेषण का महत्व।
क्या बचा? प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले समझते प्रकाश संश्लेषण पौधे के जीवन के लिए तो आवश्यक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो पेड़ पौधे जीवित नहीं होता। इसीलिए हम सबसे पहला पॉइंट ये कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए या रखने के लिए अति आवश्यक क्रिया है। पहला चीज हो गया। दूसरा, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होती तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम जाता, वायुमंडल प्रदूषित हो जाते और पूरे पृथ्वी बर्बाद हो जाता। साथ ही सभी परपोषी जीव अपना भोजन, जो भी परपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही परपोषी जीव अपने भोजन बनाते हैं। साथ में अब हम ये बोलेंगे कि जो परपोषी जीव या जैसे अभी हमने हिरन वगैरह का एग्जाम्पल लिया, वह उस पेड़ पौधे पर भी निर्भर है, क्योंकि उसी पेड़ पौधे की ऊर्जा का रूपांतरण उस जीवों में भी होता है। तो ये है हमारा प्रकाश संश्लेषण का महत्व। और आते हैं इधर, इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो जीवन का आधार है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन मुक्त किया, पेड़ पौधे ही ना ऑक्सीजन दिया वायुमंडल में, और वो है जो जीवन का क्या है? आधार है। और साथ में यह वातावरण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच की संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है। नहीं तो हम सब छोड़ेंगे CO2 और पेड़ पौधा CO2 खींचेगा और वह ऑक्सीजन छोड़ेगा और हम सब खींचेंगे ऑक्सीजन, तभी तो संतुलन बरकरार रहेगा ना। नहीं तो पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन खींचने लग जाता, मनुष्य लोग भी ऑक्सीजन खींचता, तो क्या वातावरण की संतुलन बरकरार रहता? नहीं। तो वातावरण के संतुलन की स्थिति क्या हो जाती? गड़बड़ हो जाती। और ये हमारे लिए पेड़ काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। और ये चीज है एक स्पेशल क्लास के लास्ट में कि कल के लिए हमें आज को बचाना और प्रकृति को हमें हरा भरा बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रकृति हरा भरा नहीं रहेगा तो अगर हमें कल के लिए अर्थात कल अगर अच्छे दिन देखना है तो आज को क्या करना होगा? बचाना होगा और प्रकृति को हरे भरे बनाने होंगे। तो ये थे हमारे प्रकाश संश्लेषण के क्लास, जो कि काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। और आप सब लोग इसी प्रकार जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्लास ली गई तो और भी क्लासें ली जाएगी, तो आप सब लोग बने रहिए इस छोटे से परिवार में। धन्यवाद।